जय हिंद दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहाँ से कई प्रकार के एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो अदर जनरल कंपटीशन की बात करें या फिर बीपीएससी की अगर हम बात करें या बीपीएससी टीआरई की हम बात करें, तो यहाँ से बहुत सारे सवाल यहाँ इनसे पूछा गया है। राजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, देखेंगे कि राजा रणजीत सिंह के कैसे इन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की है। इन्होंने कैसे वो 12 मिसलों को एक झंडा के नीचे ले आया और उसने सिख साम्राज्य की स्थापना की है, ठीक। इसी के क्रम में हम पढ़ेंगे, जब सिख धर्म और सिख साम्राज्य की जब बात हो रही है, ठीक है, तो सिख धर्म की स्थापना तो गुरु नानक देव जी ने किए थे, जबकि सिख साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो वो है राजा रणजीत सिंह, ठीक है। देखिए उर्दू के एक मशहूर शायर हुए, ठीक है, जिनका नाम था वशीर वद्र साहब, जो कि अब इस धरा पे नहीं रहे। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, हम आपके बीच रखना चाहेंगे कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं सिख साम्राज्य। जब हम बात करेंगे राजा रणजीत सिंह, तो देखेंगे इन्होंने कैसे इतनी बड़ी साम्राज्य स्थापित किए, ठीक है। इस क्रम में आपको समझने से पहले आप थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे, तो सिख धर्म में देखिए, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिन्हें प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को माना जाता है, और अंतिम गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक। इनके बाद गुरु का पद समाप्त कर देते हैं और आदि ग्रंथ को ही ये गुरु का पद मानते हैं, ठीक। जो सिख धर्म की स्थापना करते हैं वो गुरु नानक देव जी होते हैं, उन्हें प्रथम गुरु माना जाता है। अब यहाँ से मुगल और सिख जो है इनके संबंध अच्छे होते हैं, ठीक। अकबर के समय तक भी सिख और मुगलों के मध्य संबंध बहुत अच्छा होते हैं। जब वो मिलते हैं तो आप जानते हैं कि लंगर व्यवस्था का वो पालन करते हैं, ठीक। बीबी भानी को 500 बीघा जो जमीन भी दान के स्वरूप देते हैं, और उसी जमीन के पास अमृतसर जलाशय की स्थापना होती है, जिसे वहीं पे आप देखेंगे तो हरमिंदर साहब, जिन्हें हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अब मुगल और सिखों के मध्य संघर्ष शुरू होती है। ये कब से शुरू होता है, तो हम इनके बारे में बात करते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी साम्राज्य स्थापित कर पाए। देखिए, बात हो रही है गुरु अर्जुन देव की। तो गुरु अर्जुन देव, जिन्हें सिखों के 5वें गुरु माना गया, 5वें गुरु माना नहीं गया, ऑफिशियली 5वें गुरु है ही, ठीक। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे, इनके बाद जो है जो गुरु का पद वो कहे तो पैतृक या कहे तो वंशानुगत हो गया। इनके समय से ही सिख और मुगलों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। आप जानते हैं कि जो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इनको जो है बहुत ही क्रूरता पूर्वक अत्याचार किया गया और इन्हें मरवा दिया गया। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि जहांगीर के जो पुत्र हुए खुसरो, ठीक है, उन जो जहांगीर के खुसरो जो कि विद्रोही पुत्र माना जाता है, ठीक, इनके बड़े बेटा था, इनको उन्होंने साथ दिया था, जिस कारण उन्हें मरवा दिया गया। बहुत ही कह सकते हैं क्रूरता पूर्वक इन्हें मरवाया गया। इनके दोनों आंखें निकाल ली गई और साथ ही साथ खौलता हुआ जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो इनके शरीर के ऊपर डाला गया था, ठीक है। तो यहाँ से अब मुगल और सिखों के मध्य जो है वो संघर्ष शुरू हो जाएगा। एक सिख जो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, धार्मिक स्वरूप अपना रहे हैं, अब यहाँ से सिख जो है वो धर्म के साथ साथ, शांति के साथ साथ अब वो अपने रक्षा भी करना शुरू करेंगे और इसी के क्रम में वो अपना राजनीतिक शक्ति स्थापित करेंगे, सैन्य शक्ति स्थापित करेंगे। खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिसके माध्यम से वो अपना शक्ति बढ़ाते हैं। और इसी के क्रम में देखिए क्या हो रहा है कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई है। अब यहाँ से इनके मध्य संघर्ष शुरू हो गया है, जिस क्रम में जो 5वें गुरु, उसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद। कौन आते हैं जी? गुरु हरगोविंद। अब ये क्या करते हैं, तो अपने सैन्य संगठन बनाते हैं। जो सिख हैं वो अब सैन्य संगठन के तौर पे जाने जाएंगे, या कहे तो लड़ाकू योद्धा के तौर पे भी जाने जाएंगे। तो यहां से आप देखेंगे क्या कि 1716 से लेकर के 1790 का दौर आता है, जिसे हम कहते हैं सिखों का संक्रमण काल।
जो सिख धार्मिक रूप से शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमें अपनी शक्ति अर्जन करना, हमें अपने राजनीतिक रूप से शक्ति अर्जन करना है, तो वे अब ये योद्धा के तौर पे जाने जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह हुए, जो गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। तो गुरु गोविंद सिंह के समय जो सिख धर्म है वो एक सिख राज्य के रूप में उभर रहा है। दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु हो जाती है, हालांकि इन्हें मार दिया जाता है। नादेर में जो है एक पठान हुए, ठीक है, अजीम खान नामक, 1708 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है, ठीक, जिस कारण अब सिख जो है वो बिखरने की अवस्था में आ जाती है। और सिख को संभालने वाला है कौन? क्योंकि सिख को जो संभालने के लिए गुरु होना चाहिए, वो गुरु को पद खुद इन्होंने ही समाप्त कर दिए। इसलिए अब सिख को संभालेंगे कौन? तो 1708 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे, 1708, तो देखिए हो क्या रहा है कि 1708 में तो नादिर शाह क्या माफी चाहेंगे, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है नादेर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे बंदा बहादुर। जो बंदा बहादुर होते हैं, तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो 1708 से लेकर के 1716 तक, तो ये सिखों को संभाल करके रखते हैं, ठीक है। जो बंदा बहादुर हुए, बंदा बहादुर, ठीक है। तो बंदा बहादुर 1708 से लेकर के 1716 में आए। बंदा बहादुर ने सिखों को मजबूत किए, सिखों को एकजुट करने का प्रयास किए, ठीक वैसे ही जैसे गुरु गोविंद सिंह ने किया थे। गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने भी नादेर में जाकर के मिले थे। इनके गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्का भी इन्होंने चलाया था। जो बंदा बहादुर है, इनका मूल नाम लक्ष्मण देव था, ठीक है। और इनसे बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए, इन्होंने मुगलों को काफी परेशान भी किए। कत्लगद्दी में हजारों मुगलों को मार दिए थे, ठीक। बाद में इनकी भी छल के कारण पकड़वा करके इनकी भी हत्या हो जाती है, ठीक है। फरुखसियर के द्वारा इन्हें हत्या कर दी जाती है 1716 में, ठीक। अब जो है सिख जो है वो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, अब सिख को संभालने वाला कोई है नहीं। तो अब यहाँ से सिख क्या हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। यानी बात करेंगे तो सिख जो है वो तितर बितर हो जाएंगे, सिख को अब संभालने वाला है नहीं कोई। अब इसी के क्रम में देखेंगे क्या कि जो सिखों को पुनः जो है शक्ति स्थापित करना है, तो शक्ति के लिए संपत्ति चाहिए, राजनीतिक शक्ति स्थापित करेंगे, सैनिक शक्ति स्थापित करेंगे। तो इस क्रम में अब जो है सिख वो अलग अलग क्षेत्रों पे मुगलों से संघर्ष कर रहे हैं। और इसी के क्रम में देखेंगे क्या कि 1733 का दौर आता है, और 1733 में मुगल गवर्नर होते हैं जकारिया खान, जो कि लाहौर के होते हैं। लाहौर के मुगल गवर्नर जकारिया खान, इनके साथ क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में संधि होती है। संधि के कारण क्या, एक शांति की संधि होती है, जिसमें जकारिया खान जो है वो एक सिख जो होते हैं कपूर सिंह, जिन्हें बाद में नवाब कपूर सिंह कहा जाता है, इनके बारे में। तो जकारिया खान हुए जिन्होंने जागीर देने की प्रथा शुरुआत किए थे। तो जकारिया खान ने सबसे पहले जागीर जो इन्हीं को दिए, तो वो व्यक्ति थे कपूर सिंह, और इन्हें उपाधि भी दिया गया जिन्हें नवाब कहा गया। तो नवाब कपूर सिंह हो गए, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं कि जकारिया खान ने जागीरें किन्हें सौंपा था, तो कपूर सिंह को, बाद में इन्हें नवाब कपूर सिंह भी कहा गया। अब ये जो क्षेत्र था, दीपालपुर का क्षेत्र था, कंगनवाल का क्षेत्र था, और झावल का क्षेत्र था। आगे चल करके पुनः जो कपूर सिंह है वो दल खालसा का स्थापना करते हैं 1748 में। और फिर इसके बाद जो है कपूर सिंह के बाद आते हैं जस्सा सिंह अहलुवालिया। क्यों? क्योंकि जस्सा सिंह अहलुवालिया, ये अहलुवालिया जो है मिसल का नाम है, ठीक है। हम देखेंगे आगे की जो सिख हैं वो 12 मिसलों में बट जाते हैं। इस 12 मिसलों में कैसे बटते हैं तो हम बात करेंगे, ठीक। जब बात हो रही है कि कैसे सिख जो है साम्राज्य की इतनी बड़ी साम्राज्य स्थापित हुआ, तो बात करते हैं कि नादिर शाह के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? नादिर शाह के बारे में बात करेंगे। देखिए नादिर शाह ने हुए थे नादिर शाह। तो नादिर शाह जो है वो 1739 में, ठीक है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर जिस समय आक्रमण किया था उस समय वहां की जो मुगल बादशाह हुए वो है मोहम्मद शाह, जिसे कहा जाता है रंगीला बादशाह। क्या कहा जाता है जी? रंगीला बादशाह, ठीक। तो रंगीला बादशाह जो थे वो यहाँ पे दिल्ली में थे मुगल। इनके समय ही नादिर शाह, जो कि कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे जी? ईरान से।
तो इनके ही समय इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया। और आप जानते होंगे कि शाहजहां के द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, करोड़ों रुपया, और यहीं से इनके हाथ में आया कोहिनूर हीरा, चमचमाता हुआ कोहिनूर हीरा, तो इनके पास है। इनके साथ ही आए हुए थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण करते हैं। आप पढ़े होंगे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता था। पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, तीसरा युद्ध 1761 में होता है, ठीक। इसके बाद जो है वो मराठा बिखर चुके रहते हैं, और पुनः मराठा को अगर हम बात करेंगे तो सॉरी, मराठा हम बात कर रहे हैं, ये सिख जो है, हालांकि ये हुआ था पानीपत का जो तीसरा युद्ध मराठाओं के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें मराठाएं बुरी तरह से हार गए थे। देखिए अब जब हम बात करें सिख तो सिख पे ही रहेंगे। अब इसी के क्रम में क्या हो रहा है कि 1753 में, इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो राखी प्रथा की शुरुआत की गई थी। राखी प्रथा की शुरुआत का उद्देश्य यह था कि अब सिखों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत की गई, जिनमें यह प्रावधान था कि आप अपनी संपत्ति का 1/5 हिस्सा या कहें तो 20% आपको इसमें देना होता था, सिख को मजबूत करने के लिए। 18वीं सदी की दौर आती है जब हमने कहा कि अभी ये जो हिस्सा है जो पानीपत, जिसे हम कहते हैं अहमद शाह अब्दाली, तो अब्दाली भी आक्रमण करता है, जिस कारण अब्दाली, क्योंकि अब इस क्षेत्र से अगर कोई भी आएगा तो ये वाला हिस्सा पड़ता है पंजाब, और पंजाब के रास्ते आएंगे तो सीधी सी बात है कि पंजाब के जो वहाँ के सिख हैं उन्हें प्रॉब्लम तो होगा ही, और इस क्रम में ये सिख जो होते हैं वो अलग अलग भागों में बिखर जाते हैं। अब सिख मजबूत होंगे, इसके लिए ये सिख जो है 18वीं सदी का दौर आता है, 1748 से लेकर के 1765। तो 1761 में तो आप जान रहे हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है। इसी के क्रम में जो सिख है 1760 या 61 के दौर में जो सिख हैं वो 12 मिसलों में बट जाते हैं। 12 मिसलों में बटते हैं। देखिए मिसल का पहला तो सवाल यही बनता है कि मिसल का अर्थ क्या होता है, ये भी सवाल पूछा भी गया है। देखिए मिसल एक अरबी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समान या बराबर। तो जो सिख हैं वो 12 मिसलों में बट गए थे 18वीं सदी के आसपास, ठीक है, 1760 या 61 के दौर में। अब 12 मिसलों में जब ये बटे तो इनमें एक आए थे ब्रिटिश अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके अनुसार इन्होंने तो कहा कि इसका अर्थ होता है एक समान, हालांकि हमने पहले आपको बताया है कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान। इनका मानना था कि हर मिसलों का एक अपना झंडा हुआ करता था, अपना एक नाम हुआ करता था, अपना एक निशान हुआ करता था। तो जो 12 मिसले थे, इन 12 मिसलों का अपना एक नाम हुआ करता था, अपना एक झंडा हुआ करता था, और साथ ही साथ उनका अपना एक प्रतीक या कहे तो निशान हुआ करता था। 12 मिसले हुए। इन्हीं 12 मिसलों में जो राजा रणजीत सिंह हुए, जो सबसे महान शासक वर्ल्ड के 100 अगर शासकों की अगर गिनती की जाए तो इनमें इनका नाम आता है, ठीक है। एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पे जाने जाते हैं। ऑफिशियली भारत के तो सबसे शक्तिशाली शासक होंगे ही, तो वर्ल्ड के जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश। अब इसी क्रम में देखें क्या हो रहा है, जो 12 मिसले हुए थे जिनमें ये जो है शुकरचकिया मिसल के ये प्रमुख बनेंगे। तो 12 मिसले थे जिनमें आप देखेंगे तो शुकरचकिया मिसल हुए, रामगढ़िया मिसल हुए, भंगी मिसल हुए, अहलुवालिया मिसल हुए, ठीक है, फुलकिया मिसल हुए। ये सारे मिसले हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा किए हुए हैं और वहीं से शासन ये लोग कर रहे हैं। राजा रणजीत सिंह जब ये गद्दी पे बैठते हैं, शासक बने, या फिर कहें तो जो मिसल हैं शुकरचकिया मिसल के जब ये प्रधान बनते हैं, तो इनका मानना होता है कि इन सारे मिसलों को हम एक छत्र छाया में स्थापित करेंगे और हम एक सिख साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इनकी सपना बहुत दूर तक होती है, ये चाहते हैं कि हम हर उस क्षेत्र पे अपना कब्जा स्थापित करेंगे। अब इसी के क्रम में थोड़ा इनका हम परिचय की अगर हम बात करेंगे बेसिक, तो देखिए जो राजा रणजीत सिंह हुए, इनका अगर हम जन्म की बात करेंगे तो जन्म जो हुआ इनका 1780 में हुआ, ठीक है। गुंजरावाला जो कि वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पंजाब वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान वाला पंजाब, उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। इनसे सवाल पूछा जाता है क्या जो रणजीत सिंह हुए वो किस मिसल से संबंधित थे, तो शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, ठीक है। पिता के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता के जो नाम थे वो महासिंह थे, ठीक। तो यहां से आप देख लेंगे। देखिए महासिंह क्या होते हैं, जब राजा रणजीत सिंह की आयु 12 वर्ष के होते हैं तो महासिंह की मृत्यु हो जाती है। महासिंह की क्या हो जाता है जी, मृत्यु, ठीक।
इनके पिता के भी बारे में पूछा जाता है कई बार, चरत सिंह हुए। कौन हुए जी? चरत सिंह। तो महासिंह के जो पिता हुए चरत सिंह, इनके समय ही जो है सुकरचकिया मिसल एक अपना अस्तित्व में आ गया था। ठीक, फिर महासिंह आए और महासिंह की मृत्यु हो जाता है जब राजा रणजीत सिंह की आयु 12 वर्ष के होते हैं। अब 1792 में देखेंगे क्या कि सुकरचकिया मिसल के प्रधान बनते हैं राजा रणजीत सिंह। अब जब राजा रणजीत सिंह 1792 के समथिंग में जब ये सुकरचकिया मिसल के प्रधान बनते हैं, तो प्रधान बनते ही ये अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएंगे। और इस साम्राज्य विस्तार की नीति में ये चाहेंगे कि हर उस क्षेत्र पे हमारा कब्जा हो। वो चाह रहे थे कि इन सारे मिसलों को हम अपने एक झंडा के नीचे रखें। ठीक है, इनका सपना जो होता है वो आगे देखेंगे। अब इसी के क्रम में देखिए एक घटना हो रही है, 1798 या 99 का दौर चल रहा है। देखेंगे ये भी कि इनके पास कोहिनूर हीरा कैसे आता है। ठीक है, इनके समय का जो काल होता है, इनके समय या हम कहें तो जो सिखों का जो स्वर्ण युग माना जाता है, वो राजा रणजीत सिंह को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिख साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वो राजा रणजीत सिंह होते हैं। इनकी कार्यकाल जो है 1780 से लेकर के 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं आगे इनकी। तो 1798 और 99 की दौर है जिस पर इन्हें लाहौर पे कब्जा हो जाता है। हालांकि लाहौर इन्हें मिल जाता है, ठीक है, और यहीं पे ये अपना राजधानी बनाते हैं। देखिए थोड़ी सी 2 मिनट की कहानी है, आप सुनिएंगे कि लाहौर पे ये कैसे कब्जा करते हैं। देखिए हुए जमान शाह। कौन हुए? जमान शाह। अभी हमने जस्ट बताया था नादिर शाह के बारे में। 1739 में उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली पे आक्रमण किया, और उसके बाद 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ाई हुई थी। अब ये जो है ना, इसी अहमद शाह अब्दाली का पोता हुआ, अहमद शाह अब्दाली का पोता हुआ जमान शाह, जो कि काबुल में बैठा हुआ है, काबुल के शासक हैं। आमतौर पे ये क्या होते थे कि पंजाब के क्षेत्र में आते थे और लूट मार मचा करके चले जाते थे। जब ये आते थे तब इनके साथ तोपे हुआ करते थे। ठीक है, बंदूक तोपे हुआ करते थे। इनके 12 तोपे थे। कई जगह तो लिखा गया कि इनकी 12 में से 12 तोपे ही गिर गए। हालांकि इनके कुछ जगह लिखा गया कि 12 तोपों में से 2 जो तोपे हैं वो इनका चिनाब नदी में फंस गया, चिनाब नदी में गिर गया। पानी का स्तर ऊंचा था, बहाव तेज था, जिस कारण इनकी 2 तोपे चिनाब नदी में फंस गया। दलदली भूमि था। अब इन्हें ये लगा था कि अब ये दो जो है हमारे तोपे, 12 तोपे थे इनके, 12 तोपे, इस 12 तोपों में से 2 तोपे इनका उस चिनाब नदी में आकर के गिर गया था। तो यहां से अब क्या करते हैं कि जो राजा रणजीत सिंह होते हैं ये चले जाते हैं उसी नदी में छोड़ करके। राजा रणजीत सिंह की इस बात की खबर पहुंचती है तो वो निकलवाते हैं और निकलवा करके साफ फूक करके बेहतर तरीका से काबुल ले जाते हैं और काबुल में जो जमान शाह होते हैं इन्हें सौंप देते हैं, जिससे ये बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। जमान शाह जब ये देखते हैं तो कहते हैं वाह, है ना। तो इन्हें कहते हैं कहाँ के हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम जो है जो रावी और कहें रावी जो है और चिनाब के जो बीच का जो हिस्सा है उसी एक मिसल है सुकरचकिया मिसल के हम एक छोटे से प्रांत के प्रांतपति है या फिर कहे तो प्रधान है। तो इनसे प्रभावित हुए और जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दे दिया। ठीक है, जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दिया, साथ ही साथ ये लाहौर का क्षेत्र भी इन्हें सौंप दिया। ठीक है, अब इसी के क्रम में इनके सहयोग से अब ये अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। अब जब साम्राज्य विस्तार करेंगे तो 1801 में विधिवत रूप से ये क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक करते हैं। तो ये सवाल बन सकता है कि राजा रणजीत सिंह ने विधिवत रूप से राज्याभिषेक कब करवाए, तो 1801 में। अब इसी के क्रम में ये साम्राज्य का विस्तार करेंगे। देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र इनका साम्राज्य रहा, जो कि पेशावर, लाहौर, पंजाब, ये वाला कश्मीर का हिस्सा, अमृतसर, मुल्तान, यहाँ पे एक क्षेत्र था सिंध। हालांकि इन्होंने सिंध पे कब्जा नहीं किया क्योंकि संधि जो हुआ था अमृतसर की संधि, जिसके कारण ब्रिटिशों के अनुदेश पर इन्होंने सिंध पे वाले क्षेत्र पे कब्जा नहीं किए। हालांकि इनकी सपना था कि हम इस वाले क्षेत्र, यही अभी देखेंगे अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, जो अमृतसर की संधि होती है वो आपका 25 अप्रैल 1809 को। यह संधि इनके एक बेरी के समान होता है। पैर में अब ये बेरी लग गई है तो अब ये दक्षिण भारत में विस्तार नहीं कर पाएंगे। जो सतलज नदी है वो सतलज नदी के दक्षिण में विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि सतलज नदी को बॉर्डर मान लिया जाएगा। अब देखिए 1813 आते तक, 1813 में लगभग इन्होंने सभी मिसलों को जीत लिया। ठीक है, तो 1813 तक सभी मिसलों को इन्होंने
जीत लिया था। ठीक, आगे जब चलेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है कि 18 अब इनकी राजधानी की अगर हम बात करेंगे, इनकी मूलतः दो राजधानियां थी। एक तो लाहौर में इन्होंने राजधानियां बनाया और साथ ही साथ दूसरा राजधानी इन्होंने अमृतसर को बनाया। अमृतसर पे भंगी मिसल का शासन था, भंगी मिसल पे उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, भंगी मिसल को जीत लिया और उसके बाद अमृतसर पे कब्जा कर लिया। तो इनकी दो राजधानियां रहा, लाहौर और अमृतसर। लाहौर को इन्होंने बनाया राजनीतिक राजधानी और अमृतसर को बनाया इन्होंने धार्मिक राजधानी। ठीक, अब इसी के क्रम में फिर देखेंगे जो स्वर्ण मंदिर है, जो हरमिंदर साहब है, उनका उन्होंने संरक्षण किया। ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर जिन्हें हम कहते हैं हरमिंदर साहब, तो स्वर्ण मंदिर जिसपे इन्होंने सोने से मढ़वाया था, जो ऊपरी छत होता है, ऊपरी छत पे इन्होंने सोने से मढ़वाया था। ठीक, आपको पता होगा हरमिंदर साहब जिन्हें कहते हैं स्वर्ण मंदिर, इसका निर्माण जो करवाए थे, ठीक है, वो रहे थे पूर्ण रूप से जो निर्माण करवाए गुरु अर्जुन देव ही थे। तो गुरु अर्जुन देव और गुरु अर्जुन देव के जो पिता हुए उनके द्वारा इनका नींव दिया गया, जिसे हम कहते हैं हरमिंदर साहब। ठीक है, अब देखिए ये जो बात चल रहा था कि राजा रणजीत सिंह इस वाले क्षेत्र पे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो सिख है वो अब क्या कर रहे हैं कि मदद मांगने जा रहे हैं, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर सता रहा है कि अगर इस वाले क्षेत्र पे कब्जा करें, डर वो इसलिए क्योंकि सता रहा है कि उन्हें इनसे तो समस्या हो ही रही है। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें और दो से समस्या है, एक रसिया से समस्या है और एक इनका नेपोलियन से समस्या है। फ्रांस में वहां नेपोलियन जो है अपना राज्य का विस्तार कर रहा है। ठीक है, रसिया भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इन्हें लग रहा था कि अगर ये आएंगे तो इस वाले क्षेत्र पे कब्जा करेंगे, धीरे धीरे इस पे कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए अंग्रेज के मन में आया कि क्यों ना हम इस वाले क्षेत्र पे बफर स्टेट के तौर पे देखें। ठीक है, तो ये इन्हें बफर स्टेट के तौर पे देख रहे थे कि यह क्षेत्र जो है वो एकदम शांत रहे। ठीक है, अभी हमें लड़ाई नहीं योग्य नहीं है। राजा रणजीत सिंह से, हालांकि राजा रणजीत सिंह जब तक रहे 1839 तक अगर हम बात करेंगे, तब तक जो है वो ब्रिटिशों का इतना शक्ति नहीं रहा कि वो उनके ऊपर आंख उठा के देख ले। ठीक है, हालांकि राजा रणजीत सिंह बहुत ही उदार तरह के, उदार प्रकार के कहें तो उदार प्रवृत्ति के शासक हुए, शांति की विचारधारा रखते थे। यही शांति या फिर कहें तो उदार प्रवृत्ति का फायदा उठा लिया किसने? अंग्रेजों ने। ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पे भी कब्जा करना चाह रहे थे जो इधर का जो क्षेत्र है, सतलज के दक्षिण का जो क्षेत्र है, नाभाग, कैथल, ठीक, फिरोजपुर, लुधियाना, इन सारे क्षेत्रों पे भी राजा रणजीत सिंह कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन संधि जो किए वो इस संधि के आकर के इस वाले क्षेत्र पे कब्जा नहीं कर पाए। देखिए इन दोनों के मध्य जो होता है वो शांति की संधि होती है, जिसे हम कहते हैं अमृतसर की संधि। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुआ है। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को संधि होती है। किसके मध्य होता है? तो राजा रणजीत सिंह के मध्य हो रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होते हैं वो उस समय जो गवर्नर होते हैं वो मिंटो, हालांकि मिंटो इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, मिंटो बुलाते हैं चार्ल्स मैडकॉक को। तो चार्ल्स मैडकॉक इस अमृतसर की संधि पे हस्ताक्षर करते हैं और सतलज नदी को, कौन सी नदी जी? सतलज नदी को यह सीमा बना दिया जाता है कि आप सतलज नदी के दक्षिण में विस्तार नहीं करेंगे। जो इनका सपना था इतना बड़ा क्षेत्र पे, अब वो इस क्षेत्र को जीत नहीं पाएंगे क्योंकि संधि कर बैठे हैं, अब संधि का उल्लंघन नहीं हो जाए। ठीक, इसी के क्रम में अगर आप देखेंगे जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ठीक है अगर इस वाले क्षेत्र, बोले उत्तर में, बोले उत्तर में जहां तक आपको जीतना है जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी के क्रम में आप देखेंगे क्या कि राजा रणजीत सिंह के पास जो है वो कोहिनूर हीरा आता है। क्या आता है जी? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा की जब बात करेंगे तो कोहिनूर हीरा इनके पास आता है। हालांकि इनसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा इसमें, देखिए 1818 से लेकर के 1834 का 1818 से लेकर के 1834 का दौर है, जिसपे इन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पे कब्जा कर लेते हैं। 1818 में ये मुल्तान पे कब्जा करते हैं, 1819 में ये कश्मीर पे कब्जा करते हैं और 1834 में पेशावर पे कब्जा करते हैं। ठीक, अब देखेंगे क्या हो रहा है कि जो अमृतसर की संधि हुआ है, अब इसी के क्रम में देखिए जब जमान शाह मर गए तो इनके दो पुत्र हुए। एक का जो नाम था, इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था जी? दोस्त मोहम्मद। ठीक, दोस्त मोहम्मद। और एक का नाम था शाहशुजा। क्या नाम था जी? शाहशुजा। इसी शाहशुजा, देखिए जमान शाह की जब मृत्यु हुआ था तो काबुल की गद्दी पे शाहशुजा बैठा, तो बड़ा बेटा था।
और शाह शुजा को क्या किया, इसके भाई और इसके भाई के दोस्तों के सहयोग से इसने क्या किया, शाह शुजा को इसके गद्दी पर से हटा दिया और दोस्त मोहम्मद काबुल की गद्दी पर बैठ गया। अब जब ये काबुल की गद्दी पर बैठ गए तो इन्हें अब लग रहा है कि हमें सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद, सोचिए जिसके नाम में दोस्त हो उसके पास तो कई सारे दोस्त होंगे ही, ठीक। अब इस क्रम में ये आएंगे राजा रणजीत सिंह से सहायता मांगने के लिए। तो राजा रणजीत सिंह से सहायता मांगने आते हैं, ठीक है, कि आप जो है हमें अपना काबुल का जो गद्दी है उस काबुल की गद्दी पे बैठाइए। तो राजा रणजीत सिंह कहते हैं ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप हमें बदले में क्या देने वाले हैं, ठीक है। तो शाह शुजा ने कहा कि महोदय, हमारे पास एक ऐसी बेशकीमती चीज है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनके पास का भाई ऐसी कौन सी चीज है, कहा उन्होंने निकाला एक चमचमाता हुआ लाल कपड़ा में चमचमाता हुआ कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा इनको भेंट किए, कहीं ये चीज आप रखिए, ठीक है। तो ये बहुत ही मूल्यवान चीज थे जो अपने तिजोरी में पुनः रख दिए। फिर आते हैं इनसे बात करते हैं। तो इनका कहना था कि चलो ठीक है हम आपका सहयोग करते हैं, लेकिन इस सहयोग के क्रम में हमारी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। तो ये कहते हैं क्या कि अगर हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इससे पहले हमारी कुछ शर्तें उसे मान लो। कह रहे हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, महमूद गजनवी के द्वारा जो सोमनाथ मंदिर पे लूट मार किया गया था, तो वहां के सोने का गेट था, जो सोने का गेट था वो सोने का गेट तुम्हारे पास है, वो हमें लौटा दो। अब वो कह रहे महाराज आप कौन सोने की, कहा भाई जो भी है पहले सोने की गेट हमें चाहिए, ठीक है। तो सोने की गेट की बात कर रहे हैं, कहे ठीक है। और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा तो ले लिए, सोने की गेट मांग कर लिए। एक इनकी आखिरी बात था, वो कह रहे हैं कि अगर तुम काबुल का शासक बनोगे तो तुम अपने क्षेत्र में गौ हत्या नहीं करवाओगे, यानी गाय को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, कहा फिर ये नहीं हो पाएगा तो फिर निकलो यहाँ से, ठीक है। और अंततः यह दौर चलता है और इसके बाद ये पीछे आ जाए और मांगते कहते हैं हमारा कोहिनूर हीरा। गए कौन सी कोहिनूर हीरा, तो हमारा कोहिनूर हीरा तो नहीं था, कोहिनूर हीरा तो हमारा ही था, हमारे ही पूर्वजों के रहे होंगे, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा पे संबंधित एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कोहिनूर हीरा कहाँ कहाँ पे कहाँ से आया, कहाँ गया, वर्तमान में कहाँ पे, द टावर ऑफ लंदन, ठीक है, वहाँ पे वर्तमान में अब महारानी के ताज में नहीं रहे हैं, वो म्यूजियम में एक सुरक्षित रखा गया है, ठीक, देखने। अब यही क्रम में आता है कि जो शाह शुजा है अब इन्हें सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब शाह शुजा करेंगे क्या, पंजाब के रास्ते इसी रास्ते से आते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं कि आप हमारा सहायता करें। रंजीत सिंह के पास हमने गया, उन्होंने हमारा हीरा भी, जो कोहिनूर हीरा है वो भी ले लिए और हमारी सहायता भी नहीं किए। उनकी कुछ शर्तें था, हमने उन शर्तें को नहीं माना। तो कहा ठीक है बैठो, कहा यही तो दिक्कत है ना कि हमारे पास बैठने का ही तो जगह नहीं है, कहा हमें, तो कहा कोई बात नहीं बैठने की जगह नहीं है। तो कहते हैं कि इन्हें वो क्षेत्र दिया गया जिसपे महाराजा रणजीत सिंह को बहुत ही चाह थी कि हम इस क्षेत्र पे कब्जा करें, और वो कब्जा करने के लिए इन्हें लुधियाना में बैठा दिया जाता है। जो शाह शुजा होते हैं वो लुधियाना में बैठते हैं, 1809 में इन्हें बैठा दिया जाता है। और 1809 से लेकर के 1838 ईस्वी तक की अगर बात करेंगे तो शाह शुजा लुधियाना में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में आपने देख लिया कि राजा रणजीत सिंह के पास कैसे हीरा आया। नादिर शाह आए दिल्ली से, तो दिल्ली से उसने ले लिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आए, अहमद शाह अब्दाली के बाद उनके पोता जमान शाह हुए। जमान शाह के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पुत्र हुआ शाह शुजा, शाह शुजा के पास गया। शाह शुजा से आए राजा रणजीत सिंह के पास, राजा रणजीत सिंह से फिर जाएंगे दिलीप सिंह के पास जो इनके पुत्र होते हैं। इनसे फिर छीन लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः जो है ये हीरा लंदन भेज देते हैं और फिर महारानी के ताज में चले जाता है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो ये जो लंदन के जो टावर है, ठीक है, द टावर ऑफ लंदन, उसमें ये रखा गया म्यूजियम के तौर पे। तो हम इन पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप वहाँ पे देख लेंगे। देखिए अब बात करेंगे तो इन्होंने इस वाले क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। इनकी प्रशासन की अगर हम बात करें तो इनके प्रशासन जो था वो, इनके प्रशासन को कारदार के नाम से जाना जाता था। इनके पूछा गया है सवाल कि राजा रणजीत सिंह के जो प्रशासन था उसे किस नाम से जाना जाता था, कारदार। इन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्था पे यूरोपीय पद्धतियों पे आधारित जो है वो प्रशासनिक ढांचा तैयार किए थे, ठीक। और इसी के क्रम में देखें, क्योंकि इनका मानना था कि प्रशासन अगर सही से चलाना हो या लंबे समय तक शासन करना हो तो फिर संतुलित होना जरूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। और इसी डिसिप्लिन को आगे चल करके मेंटेन नहीं कर पाते हैं। राजा रणजीत सिंह जब इनकी मृत्यु होती है तो फिर आगे चल करके देखेंगे क्या कि राजा रणजीत सिंह के बाद
जो है सिख साम्राज्य है वो एक पंचायत व्यवस्था में बंटते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ओहदा तय की जाती है, जिस कारण क्या हो जाते हैं कि जो सिख साम्राज्य है वो इतनी बड़ी सिख साम्राज्य बिखर के रह जाती है। इनके सेना की अगर हम बात करेंगे तो इनके सेना को फौज ए आइन कहा जाता था, ठीक है। सेना जो हुए इनके सेना, ठीक है, इनके सेना जो थे वो हरि सिंह नलवा थे। कौन थे? हरि सिंह नलवा, ठीक है, जो 1834 में ये बने थे, ठीक। इनकी सेना को फौज ए आइन के नाम से जाना जाता है। इनके सेना को किस नाम से जाना जा रहा है जी? फौज ए आइन। वित्त मंत्री से भी सवाल बनते हैं कि वित्त मंत्री इनका कौन था? तो दीवान दीनानाथ थे, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे? दीवान दीनानाथ। और विदेश मंत्री जो हुए वो कौन हुए? आपका जो अजीजुद्दीन, जो कि एक मुस्लिम थे, ठीक। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की हम बात करेंगे तो 1839 में। इनकी मृत्यु कब होती है जी? 1839, जो कि लाहौर में हो जाता है, ठीक। अब इनकी मृत्यु होती है तो अब ब्रिटिश को लगता है कि अब भाई पंजाब पे तो कब्जा करना है, पंजाब पे विलय करेंगे। लेकिन तब तक इनके पुत्र गद्दी को संभाले हुए रहते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका पुत्र आता है खरक सिंह। कौन आते हैं जी? खरक सिंह। फिर खरक सिंह के बाद आते हैं नोनिहाल सिंह। फिर नोनिहाल सिंह के बाद आते हैं शेर सिंह। तो इनके 4 पुत्र हुए जी। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। खरक सिंह, नोनिहाल सिंह, शेर सिंह और एक हुए राजा दिलीप सिंह, जो कि सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। ये 5 वर्ष की आयु था इनका। 5 वर्ष की आयु में ये राजा बने। ये अल्प आयु के थे, इसलिए इनके संरक्षिका की अगर हम बात करें तो इनकी माँ रानी जिंद कौर या महारानी जिंद कौर कहें या रानी जिंदा भी कहा जाता है, ठीक है। जो रानी जिंदा थी या महारानी जिंदा, वो राजा रंजीत सिंह की पत्नी थी, ठीक। ये सब कम समय के लिए ही राजा बने। 1843 में राजा जो राजा दिलीप सिंह होते हैं वो शासक बनते हैं, ठीक है। बहुत ही कम आयु रहते हैं, इसलिए इनकी जगह इनकी माँ, इनके क्या कहें तो इनके संरक्षिका बनी रहती। 1843 से लेकर के 1849 तक ये बने रहते हैं। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका पंजाब को अपने क्षेत्र में विलय कर लेता है। इन्हें विलय करने के लिए इन्हें 2 युद्ध लड़ना पड़ता है। राजा दिलीप सिंह के समय 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए 1846 से 47, ठीक है। 1846 से 47 और 1848 से 49, ठीक। तो इनके समय में हम देखिए इन पे जो है ना एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो राजा दिलीप सिंह है, राजा दिलीप सिंह से संबंधित इनके समय में 2 सिख युद्ध हुए, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, ठीक है। तो जो आंग्ल सिख युद्ध राजा दिलीप सिंह के हुए, बाद में इन्हें 1849 में तो लड़ाई लड़ते हैं, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। फिर इन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है। 50,000 रुपया के वार्षिक पाउंड पे इन्हें लंदन भेज देते हैं। पुनः वहीं पे ये रहते हैं, हालांकि फिर वहीं पे इनकी देहांत वगैरह हो जाता है, ठीक है। इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो इन पे एक हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, ताकि जानेंगे कि इनकी संधियां क्या क्या हुआ। जैसे लाहौर की संधि, ठीक है। प्रथम जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो उसमें अधिकांश क्षेत्रों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। कब्जा करने के लिए इन्होंने इसी लुधियाना का फायदा उठाएगा। क्यों? क्योंकि संधि हो रखा है, शांति संधि हो रखा है। तो जब शांति संधि हो रखा है तो हम इसे लड़ेंगे कैसे? ये उकसाते हैं, ठीक है। उकसाने के लिए कहते हैं कि लुधियाना पे आक्रमण करेंगे। तो लुधियाना पे जैसे ही आक्रमण करेंगे तो हम बात कर लेंगे क्या कि इस संधि का अब क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। क्योंकि आप देखेंगे जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पड़ेंगे तो इसका यही कारण होता है, अमृतसर संधि का उल्लंघन। क्योंकि ये ब्रिटिशों की सोची समझी हुई नीतियां थी कि जब तक ये इस पे कब्जा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, हम इनके साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें बोला जाता है कि आप इस पे कब्जा करें, ठीक है। और उस समय कब्जा करने के लिए ये समय शाह शुजा बैठे रहते हैं। इनके समय देखेंगे त्रिपक्षीय संधि भी होता है, ठीक है। शाह शुजा, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। इनके समय ही हम बात करेंगे तो प्रथम अफगान युद्ध भी होता है। आगे देखें, ठीक है। तो इसी के क्रम में अब राजा दिलीप सिंह से हीरा ले लिया जाता है। आगे की कहानी पुनः हम देखेंगे। और 1849 के आसपास, 1849 में ही सिख को यानी पंजाब को अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो आगे की हम वीडियो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो शेष के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ठीक है। मुस्कुराते रहें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।